और आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका और एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को। इस जनहित याचिका में पश्चिम बंगाल कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया गया है। कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने जनहित याचिका दायर की थी और उस याचिका पर अभी सुनवाई हो रही थी। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रसन्नजीत, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये याचिका, इस पर सुनवाई चल रही है और एक बड़ा झटका लगता हुआ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में इस हिंसा के मामले में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दे दिए। बिल्कुल, देखिए, ये साबित कर दिया है कि पिछले कई दिनों से मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हो रहा था उसे काबू में लाने के लिए ममता बनर्जी की जो शासन और प्रशासन है पूरी तरह से विफल रहा। पहली बात। दूसरी बात है कि अदालत की तरफ से यह बताया गया कि अदालत अंधा बन के नहीं रह सकता। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो अदालत की निगरानी में भी हो रहा था। अदालत को पता है कि क्या हो रहा था। किसी एक का पीआईएल का इंतजार में थे, ऐसा ही लगा। अदालत किसी का पीआईएल का इंतजार में थे। आज जिस तरह से, क्योंकि सब लोग छटपटा रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह से प्रदेश की पुलिस और प्रदेश की शासक दल ये दोनों ही हाथ ऊपर करके सब कुछ होने दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जो कुछ भी गांव के अंदर हो रहा है उसे खबर करने नहीं दे रहा है। ये भी खतरनाक है कि जो हम जैसे मीडिया है, हम अपने जो दायरे है वो दायरे में रहकर खबर करते हैं, लेकिन फिर भी खबर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हमारा 24 घंटा बाद हमें पता चला मतलब ऑफिशियली पता चला कि वहां पे 2 हिंदुओं का कत्ल हो गया था और वो बाप बेटे थे। उनका जो डेड बॉडी है वो 4 घंटे तक खून में लथपथे हुए अपने घर में पड़ा हुआ था। 4 घंटे बाद पुलिस पहुंच पाया वहां पे। ये कल की घटना है और आज हमें पता चलता है कि ये हाँ सही है। कल हमें पता चल गया था लेकिन हम खबर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इसका और था। तो ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से प्रसन्नजीत यहाँ रोकना चाहूंगी। सीधे राहुल सिन्हा क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। राम विरोधिता करते करते थक गए थे। पिछले बार से उन्होंने देखा राम जी का अभिशाप से तृणमूल का सत्यानाश हो जाएगा, इसीलिए राम जी को पहले चरण पकड़ने में थोड़ा संकोच हो रहा था। इसीलिए पिछले बार से बजरंगबली जी का चरण पकड़ने का काम शुरू किए और इस बार तो राम नवमी में जुलूस निकाल दिया। और अगला बार आप देखेंगे यही ममता बनर्जी जो हावड़ा स्टेशन से जय श्री राम सुन के भग गए। तो राहुल सिन्हा को सुन रहे थे आप। प्रसन्नजीत, अभी हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से, देखिए, जब कहते हैं जब शासन कहीं ना कहीं विफल हो जाता है तो कोर्ट को आगे आना पड़ता है और आदेश देना पड़ता है। ये तमाम चीजें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम राज्य सरकार का था। राज्य सरकार को पहले ही करना चाहिए था और अगर कुछ गलत नहीं था तो पत्रकारों से छुपाने की जरूरत क्या थी? वही मैं कह रहा हूं कि सैला, जब ममता बनर्जी पीस मैसेज के नाम पर यह कहती है कि ये कानून हम यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, आप क्यों ये ऐसे दंगा कर रहे हो, तो उस समय पे ममता बनर्जी को ये पूछना चाहिए जो कानून आपको लागू करना था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है। ये जो हम लोग पिछले बार बात कर रहे थे ना, कौन सी कानून प्रदेश में लागू कर सकता है, कौन सी कानून नहीं कर सकता है, तो लॉ एंड ऑर्डर कम से कम स्टेट की सब्जेक्ट है, पूरे देश को मालूम है। और इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से आज हाईकोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी और बता दिए हैं कि पूरी तरह से वहां पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाया जाए, इससे साबित हो गया कि दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीपी राजीव कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शामीम ने जो कुछ भी धमकाने की काम पत्रकारों को किए थे वो सिर्फ
आगे जाके और भी सच्चाई को दबाने की काम किया था। अब हमें लगता है कि जिस तरह से सारे पत्रकार वहां पे इंतजार कर रहे हैं, धुलियान के बाहर, शमशेरगंज के बाहर, सूती के बाहर, जालंगी के बाहर अंदर घुसने के लिए, क्या तबाह कितना दूर तक हुआ है और आगे जाके अभी क्या हो रहा है। बाकी जगह में जैसे यहाँ पे बंद होता है तो दूसरे जगह पे तबाही शुरू हो जाता है, या दंगाई का जो खतरनाक काम है वो शुरू हो जाता है। प्रसन्नजीत, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार को एक बड़ा झटका, ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगता वो नजर आया है, क्योंकि वो देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं सक्षम नजर नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं एक राजनीति खेल रही थी। वक्फ के नाम पर भी वो दोहरा अपना रवैया और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति खेलती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी अब जो कर रही है उसको तुष्टीकरण के दायरे में नहीं रखना चाहिए। तुष्टीकरण तो ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल है वो मुसलमानों का या ऐसे अलग अलग समूहों का वोट पाने के लिए उनके हिसाब से कुछ पॉलिसी करते हैं, कहीं कुछ आंख मूंद लिया, कहीं कुछ बढ़ावा दे दिया, ये राजनीति भारत में चलती रहती। लेकिन जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आंख मूंद लें, पूरे देश में कहीं भी इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में कल जो कुछ हुआ है और जो रिपोर्ट्स हम लोगों को मिली, क्योंकि ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और जो वहां जमीनी हालात हैं वो शायद और स्थितियां होंगी जो पूरी तरह सच सामने आएगा। हम लोगों को जो जानकारी मिली कि हजारों की भीड़ वहां ट्रेन को घेर लेती है, हजारों की भीड़ वहां ऐसे जो इलाके हैं वहां पर जहां से एक तरह से कहें कि जनसंख्या के लिहाज से संतुलन बिगड़ता दिखता है, पुलिस वाले उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, बीएसएफ को मजबूरी में आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बीएसएफ को कोई इजाजत दे दी, उन्होंने कहा, वो तो पहले भी नाराज हो गई थी जब सीमा से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ को अधिकार दे दिए गए थे। सवाल यहां यह है, क्या 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति उनको कुछ गड़बड़ दिख रही है? क्या उनको लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं करके वो मुसलमानों का एकमुश्त वोट बैंक उनके साथ बना रहेगा और उसके बाद हिंदुओं का वोट बैंक कुछ जुड़ेगा? मुझे एक इसमें जो लगता है कि जो शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में हुआ, जब लगातार आप इस तरह की कोशिश करते हैं, सत्ता के तौर पर आप आंख मूंदते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, वो अच्छा नहीं होता। और कोर्ट लगातार, चाहे कलकत्ता उच्च न्यायालय रहा हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर ममता बनर्जी की सरकार पर बड़े सवाल खड़ा करता रहा है। बिल्कुल, बड़े सवाल खड़ा करता रहा है। हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से कानून, जो केंद्र सरकार जब कोई कानून बनाता है तो वो क्या राज्य सरकार को यह हक होता है कि वो ये कह दे कि हम अपने राज्य में इस कानून को लागू ही नहीं करेंगे? क्या वक्फ जैसे कानून के बारे में ऐसा किया जा सकता है? सैलाब, जब हर्षवर्धन जी बात कर रहे थे, मुझे अचानक याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ममता की एक बड़ा नेता है फिरहाद हाकिम, इनका एक बयान आया है। ये बयान में उन्होंने कहा कि जाइए, ये कुछ मिर्जाफर वहां पे है जो लोग इस तरह की दंगा कर रहे हैं, और जाइए अगर बुलडोजर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में जाके ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। मतलब मेरा समझ में नहीं आया कि फिरहाद हाकिम बांग्ला समझते नहीं है या समझते हैं तो क्या कह रहा है अभी बौखलाहट में, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये सच है कि वो माने वो मानने के लिए तैयार है कि जोगी राज में चाहे वो बुलडोजर के कारण हो चाहे किसी के कारण हो, किसी का हिम्मत नहीं हुआ इस तरह से गलत दंगा करने का या वक्फ के नाम पर इस तरह से स्थिति पैदा करने का। उन्होंने एक तरह से योगी आदित्यनाथ को उनका तारीफ कर दिया है अपने कौम के लोगों को गाली देते हुए। मतलब इन लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी स्थिति जो जिस तरह से हाथ के बाहर निकल गया, तो ये लोग, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो मंत्री हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से बात करना चाहते हैं और जो बात कर रहा है उसका क्या मतलब निकाल के आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वक्फ जो है वो देश की कानून है।
पूरे देश में लागू हो गया जिस समय पे अधिसूचना जारी हो गया है। और वैसे जैसे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ वैसे ही बंगाल में लागू हुआ। ये सिर्फ अपने जो समर्थक के नाम पर जो मुसलमान है उन लोगों को गलत दिशा में ले जाने के लिए ममता बनर्जी पीस मैसेज के नाम पर यह स्टेटमेंट कर दिया कि हम इसके खिलाफ है और इनको हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। इसका कोई बोलने का इख्तियार जिसको कहते हैं ये चीफ मिनिस्टर या किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। ममता बनर्जी तो दूर की बात है सैला। बिल्कुल। और ये जो है जिस तरह से हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, जो जिस तरह से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम इसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं से ये मतलब एक तरह से पूरी तरह से गलत बात है, बरगलाने वाली बात है, क्योंकि बाद में वही जनता पूछेगी कि आप तो कह रहे थे कि आप लागू नहीं करेंगे, अब ये फायदे नहीं मिल रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से झूठ बोलने वाली बात राज्य की जनता से। देखिए, इसमें ज्यादा जो खतरनाक है उसको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। जब एक मुख्यमंत्री ये कह रही कि हम अपने यहां नहीं लागू होने देंगे या आपकी जमीन हम सुरक्षित रखेंगे, तो अब दो चीजें हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो ये लागू हुआ नहीं। कहां पर लागू हुआ? जहां लिटिगेशन है, जहां एएसआई है, जहां अवैध कब्जे हैं, जहां किसी तरह का विवाद है। अब अगर कोई एक राज्य सरकार ये कह रही है कि हम विवाद होने के बावजूद, संसद से कानून बनने के बावजूद उसमें अवैध के साथ, गलत के साथ खड़े रहेंगे, तो ये खतरनाक है। ममता बनर्जी अगर खुद मुख्यमंत्री के तौर पर ये कहेंगी तो फिर सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे उनके जो नेता हैं वो जाहिर तौर पर और ज्यादा भड़काऊ बयान देंगे। और उसी का परिणाम है कि देश के किसी हिस्से में, जो हमने कोलकाता में देखा, जो हमने मुर्शिदाबाद में देखा, जो दूसरे ऐसे इलाकों में देखा, देश के किसी और शहर में ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना, भले संसद से कानून बन गया, वो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संसद का कानून बनने के बाद उसको कहना कि हम मानेंगे नहीं, ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी, और ये लोकतंत्र को कमजोर भी करता है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी लगातार आग से खेल रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये उनके लिए भी खतरनाक हो। ऐसा नहीं है, आपकी सरकार है, आपको हो सकता है लग रहा हो कि हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई लाभ हो जाए, लेकिन ये जब एक बार हाथ से स्थिति नियंत्रण से निकल जाती है तो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले फिर किसी सरकार के पक्ष में काम आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है। बिल्कुल। हमारे साथ देवश्री चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में देवश्री चौधरी जी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है वक्फ के नाम पर, ऐसा किसी और राज्य में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेलियर कह सकते हैं इसे राज्य सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर का। प्रॉब्लम में फंस जाती है तब दूसरा विषय में ध्यान आकर्षण करने का कोशिश करती है। पहले भी ऐसे किया था, सीए जब लागू करने का मामला आए थे, उन्होंने खुद रास्ते में उतरी थी। और अभी भी वाकफ लेके सामने आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों से पश्चिम बांग्ला में शिक्षक नियोग दुर्नीति में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिनसे हजारों 26,000 शिक्षक को उनका ये से निकाल दिया गया है, उनका मुक्त किया गया है। उसी नजर घुमाने के लिए उन्होंने ऐसे क्या बोले है कि जो ईद नमाज पे जाके दूसरा संप्रदाय को सामने जो भाषण रखा है, और एक तरफ से ये तुष्टिकरण का हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा, जो बोला है राज्य सरकार आपका पीछे है, राज्य सरकार आपको मदद करने वाला है। और जैसे बोला गया था कि ये वाकफ संशोधन बिल पश्चिम बांग्ला में लागू नहीं होने देंगे, और इनका एक मंत्री फिरहाद हकीम जैसे खुलेआम बोल रहे हैं कि पश्चिम बांग्ला में टीएमसी नहीं रहेगा तो वाकफ संशोधनी पश्चिम बांग्ला में लागू हो जाएगा। ये तुष्टिकरण के सर्वनिकृष्ट उदाहरण के नाते पूरा देश देख रहे, और ममता बनर्जी को मालूम नहीं है जो आग लेके उन्होंने खेल रही है उसका नतीजा क्या हो सकता है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो घटना घटे है, उसका रिपीटेशन पश्चिम बांग्ला में होने जा रहे हैं, और इसका जिम्मेदारी ममता जी को ही लेना पड़ेगा।
था। अगर पश्चिम बांग्ला में जो आग लगा दिया इन्होंने, जो आग से आज देवश्री चौधरी जी, जी ममता बनर्जी अपने पीस मैसेज में खुद मान रही हैं कि ये दंगा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो उसे आंदोलन नहीं बल्कि दंगा मान रही हैं। और ऐसे में दंगा कंट्रोल ना कर पाना कहीं ना कहीं राज्य का बड़ा फेलियर कहेंगे, कहीं ना कहीं दंगाइयों को बल देने वाली बात कहेंगे। किसने दंगा के मदद दिया है? किसने इनको प्रोवोक किया था? किसने ईद के नमाज पे जाके बोला है सरकार आपका साथ में है? किसने आग लगाया है? खुद कोलकाता में बांसों से झंडा, हिंदू का झंडा, रामनवमी का झंडा खुल रही है, किसका मदद से? पहले जवाब इनको देना है। हेलो हेलो मुसलमान है उसके हित में बनाया गया है, उसके लिए है, तो कहीं ना कहीं जब आप ये बात कर रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, आप यानी कि जो लोग वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा किए बैठे हैं, जो आम जन तक उसका लाभ नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं फायदा उन्हें देना चाहते हैं। आप आम मुसलमान से तो आपका सरोकार ही नहीं है। ममता बनर्जी हमेशा झूठा मामला लेके राजनीति करते हैं। राजनीति से फायदा उन्होंने गलत रास्ता पे जाके फायदा लिया है। जबकि ये वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया है, तब उन्होंने दूसरा एंगल में नजर डालने की कोशिश कर रही है और इससे मुसलमान वोट को कंसोलिडेशन के लिए, ताकि उनको मालूम है इस बार पश्चिम बांग्ला में 26 चुनाव में क्या हो सकते हैं, कैसे इन्होंने सारी पश्चिम बांग्ला के 10 करोड़ जनता के साथ धोखाबाजी किए है, कैसे शिक्षित संप्रदाय के साथ किया है, सभी संप्रदाय के किया है। उन्होंने जानते हैं, इसलिए फायदा उठाने के लिए गलत दिशा में, गलत रास्ता में, गलत भय डरा के उनको ये एजिटेशन, ये जो चारों तरफ अग्निसंयोग वगैरह और जो हिंदुओं को हत्या, महिलाओं को बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं का निपीड़न, हिंदू मंदिर तोड़ना, चारों तरफ ट्रेन स्टेशन बंद करके रखे हैं, लाइन जाम कर दिया है, रास्ता उत्तर बांग्ला से दक्षिण बांग्ला के संजोग वो बंद हो गया है। वो जानबूझ के कर रही है ताकि मुसलमान का वोट उनका इकट्ठा हो पाएगा और उन्होंने ये चुनाव फिर जीत के आएंगे। देवश्री चौधरी जी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब कोर्ट ने राज्य सरकार कर सकती है केंद्रीय बलों की मांग, ये एक बड़ा फैसला दिया है, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उसको एक झटका भी लगा है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? नहीं, राज्य सरकार को झटका नहीं लगता है, राज्य सरकार के लिए तो एक स्वाभाविक हो गया है। पश्चिम बंगाल अगर एकमात्र भारत में उदाहरण है तो वो इस बात का उदाहरण है कि सरकार के द्वारा सांप्रदायिक तत्वों को हिंसा करने के लिए, सांप्रदायिकता करने के लिए जितनी स्वतंत्रता आज के शासन में संभव हो सब प्राप्त होता है, कि आप अपने विरोध के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस भी उनका सहयोग करती है, उनके विरोध वालों के साथ समस्या आती है। और हाईकोर्ट कितनी बार इस पर टिप्पणी कर चुका है। राज्यपाल अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसको राजनीतिक मान लिया जाता है। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इससे ज्यादा कानून व्यवस्था फेलियर एक राज्य के हिंसक तत्वों के साथ, सांप्रदायिक तत्वों के साथ, कट्टरपंथी तत्वों के साथ मिल जाने और जानबूझकर उनकी अनदेखी करने, जब आप अनदेखी करते हैं तो उसको प्रोत्साहित करना हो जाता है। मुर्शिदाबाद की घटना कोई केवल कल और परसों ने, आज भी तो घटना हुई है। एक गांव में केवल इसलिए आज एक पिता पुत्र को मार डाला गया कि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। अभी सब जो खबर आ गई है वो अभी हमने उसको अपने एक्स पर डाला भी है, तो वो गांव तक फैल चुकी है। जिस ममता बनर्जी स्वयं जो केंद्रीय बल है उनके विरोध में बोल चुकी हैं, आंदोलन कर चुकी हैं, बीएसएफ के पावर को बढ़ाने के विरोध में जा चुकी है, कोर्ट में जा चुकी हैं, तो सारा कुछ तो उन्होंने किया है। आज अगर बीएसएफ नहीं होती तो वहां क्या हालत हो जाती।
तो कोर्ट के कहने से, कहीं जाने से कोई उस सरकार पर असर नहीं पड़ता है। 28 से 30% मुस्लिम वोट है। लेकिन अब समस्या यह है कि ये वक्फ का विरोध अगर होता केवल, तो वहां हिंदुओं के घर जलाने का सवाल है। वक्फ है तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन चुन चुनकर हिंदू संपत्तियों को जलाना, हिंदू घरों को जलाना, मंदिरों पर अटैक करना, तो ये तो बता रहा है ना कि ये केवल वक्फ का विरोध नहीं है। जो पूरी दुनिया में जो इस समय एक जिहादी फंडामेंटलिज्म जो बढ़ा हुआ है, उसका पार्ट इस समय पश्चिम बंगाल का ये जो हिंसक विरोध है वो बन गया है। इसको सामान्य विरोध करके नहीं देखा जा सकता। ऐसी राजनीति तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तो आम जन के लिए खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक है, राज्य के लिए, सभी के लिए खतरनाक है। नहीं, खतरनाक है तो सामने दिख रहा है ना, कोई पहली बार थोड़ा हो रही है। रामनवमी के दिन वहां समस्या पैदा हुई, रामनवमी के दिन समस्या पैदा हुई, जिस दिन वक्फ का बिल पेश किया जा रहा था उस दिन वहां हिंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की पूरी रिपोर्ट थी, केंद्र सरकार ने जो है बताया कि आपके यहाँ हिंसा की है। लेकिन जब आप आंख मूंद लेते हैं, जब वहां केंद्रीय एजेंसियों पर हमले होते हैं, एनआईए जब पिछले वर्ष इसी समय ठीक 6 अप्रैल को ही तो गई थी वहां छापा मारने, जिस पर हमले हुए थे, एनआईए तक को खरीदना पड़ा था, उसको केंद्रीय बल के साथ आना पड़ा था। उसके पहले संदेश खाली मामले में जब कार्रवाई करने सीबीआई और बाकी गए थे तो उस पर हमले हुए थे, उसको खदेड़ा गया था। उसमें ममता बनर्जी सरकार क्या करती है? तो जब केंद्रीय बलों पर हमला करते हैं, एनआईए पर हमला होता है, अब उसके बाद स्वयं जो है आप ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं। जब वो ट्वीट करती हैं, जो उनका ट्वीट है रामनवमी के दिन, उस ट्वीट को ध्यान से देखिए। उसमें रामनवमी मतलब बढ़िया से बीते तो है, लेकिन इन पीसफुल मैनर लिखा हुआ है। वैसा ही ट्वीट ईदगाह के मामले में नहीं है। तो ये जो एक प्रकार से ममता बनर्जी के स्वयं का जो स्वयं उनके स्वयं का जो बिहेव है, उनका जो रोल है, वो इन सबको बढ़ावा दे रहा है। अब इस समय पश्चिम बंगाल ऐसी हालत में है कि ये हिंसक तत्व जो जिहादी फंडामेंटलिस्ट है, जो कि एक बहाना बना करके, और आने वाले समय में आप देखिए, हो सकता है ममता बनर्जी को भी ध्वस्त कर दे। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले दिनों जब वो आव्रजन बिल पेश हो रहा था, उसमें कहा कि जितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं उन सब के पास से पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड मिलता है। तो संसद की रिकॉर्ड पर है। तो ये कैसे हो रहा है? वहां उन्होंने कहा कि 450 किलोमीटर फेंसिंग बाकी है हमारा, और एक तो ये जमीन नहीं देती है, थोड़ा बहुत करने जाते हैं तो ये तत्व आके धार्मिक नारे लगाते हैं, करने नहीं देते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन पर नियंत्रण नहीं करती है। तो जब गृह मंत्री लोकसभा में बोल चुके हैं, उनके बारे में बाकी बातें तो देश को तय करना है। और जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर ये पश्चिम बंगाल की इस बिल्कुल एक इस्लामी हिंसा को अगर इसको नजरअंदाज करते हैं कि हमको मोदी का विरोध करना है, वो आने वाले समय में जो दिनकर ने कहा है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास, कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी इस हिंसा का विरोध नहीं किया। कोई विरोधी पार्टी हिंसा के विरोध करने के लिए सामने नहीं आ रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि आप जानबूझ के सब हिंसा कराना चाहते हैं? बिल्कुल। और हास्यास्पद तो तब हो जाता है जब ग्राउंड जीरो पे जो हमारे संवाददाता होते हैं उनको कवर करने नहीं दिया जाता है, उनको कैमरे नहीं ले जाने दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं सच को छुपाने की पूरी तौर से कोशिश की जाती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज और एक और बड़ी खबर है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें ईडी के फैसले से, ईडी के एक्शन से बढ़ गई हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने शुरू की संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया। AJL की जो संपत्ति है उसकी कुर्की के लिए नोटिस भेजा है। 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों पर कब्जे को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2013 के नियम 5 के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ था और उसी के बाद ईडी का ये नोटिस दिया गया है। 2011 में ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की थी और अब ये नोटिस दिया गया है संपत्ति को कुर्क करने का। तो इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज की ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और कांग्रेस से जुड़ी हुई जो AJL की संपत्ति है, एसोसिएटेड जर्नल ऑफ इंडिया, उससे जुड़ी संपत्ति को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की कुर्क संपत्तियों पर कब्जे के लिए नोटिस भेजा है। 661 करोड़ रुपए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2013 के नियम 5 के तहत यह कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में रजिस्ट्रार को यह नोटिस दिया गया था। इस नोटिस के तहत अब कुर्की के लिए यह नोटिस दी गई है। 2011 में इसकी जांच शुरू की गई थी। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की, जो कि बहुत बड़ी खबर। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैं पहले रुख करता हूं अवधेश सर का। अवधेश जी, जिस तरह से कि ये फैसला आया, ईडी का नोटिस दिया गया ईडी के द्वारा, बहुत दिनों से इस मामले की जांच चल रही थी, लेकिन अब आपको लगता है कि ईडी के इस नोटिस से, ईडी के इस एक्शन से अब ये जो मामला है ये अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? अवधेश जी, नहीं, ये थोड़ी देर से है। ईडी ने तो 2018 में ही हाई कोर्ट में कहा था कि भाई ये सारी संपत्तियां जब्त हो जानी चाहिए और ऑर्डर भी हो गया था, लेकिन उसको फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी जब्त मत करिए, उसको केवल उसमें ये काम नहीं करें जी। तो अभी जो मामला है उसमें दो प्रकार का है कि ये जो ITO पर दिल्ली में हेराल्ड हाउस है और लखनऊ में विशेषरनाथ रोड पर जो बिल्डिंग है, वो बोला कि ये तो अब आप छोड़ दीजिए, ये तो हमारी बिल्डिंग है, क्योंकि ये तो सारा करीब करीब 998 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है 662 करोड़ तो साफ दिख रहा है। और जो मुंबई वाले हैं, जहाँ की जिंदल लिमिटेड, जिंदल शायद स्टील लिमिटेड, वहाँ 8वीं 9वीं बांद्रा में है, 3 मंजिल है, उस 3 मंजिल को ये कहा है कि अब इसका किराया आपको ईडी के खाते में नहीं, अच्छा, ईडी के खाते में जमा करना पड़ेगा। अनम्यूट करेंगे भाई, आप लोग क्यों ये नहीं समझते हैं? तो
अचल संपत्ति जो है ना वो 2023 में ये वैसे ईडी कुर्क 2023 में हो गया था जी। तो अब ये मामला आगे बढ़ा है। देखिए क्या है जी। इस जो केस है इसका बेस क्या है। ये आज का केस नहीं है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस में केस किया था। जी जी जी। जब 2008 में नेशनल हेराल्ड ने कहा कि भाई हमारे पास अब पैसे नहीं है चलाने के लिए जी। 2010 में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जो एसोसिएटेड जनरल लिमिट है जिसकी चर्चा आपने की 90 करोड़ रुपए का लोन दिया जी। और वो 90 करोड़ का लोन जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया एजेएल को। लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ कि नेशनल हेराल्ड का जो स्वामित्व एजेएल के पास था वो यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया। यंग इंडिया लिमिटेड करीब 2000 करोड़ रुपए का एक नई कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी राहुल यंग इंडिया नाम करके कंपनी बनाई थी। ठीक है, 38% शेयर इनका था, बाकी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस सबको बांटा गया। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से कि ये एक्शन हुआ है कितना बड़ा इसको झटका माना जाए, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी के लिए और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अब ये लग रहा है कि जो ये मामला शुरू हुआ था अब ये अपने परिणति तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उम्मीद करें कि परिणति तक पहुंचे, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि ये बहुत देर से हो रही कार्रवाई है और अभी तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि देर आए और दुरुस्त आए, क्योंकि जो ये पूरा एसोसिएटेड जर्नल का मामला है, नेशनल हेराल्ड का मामला है, चाहे वो इक्विटी का मसला हो, चाहे वो रेंट का मसला हो, चाहे वो डोनेशन का मसला हो, सब बहुत गंभीर अनियमितता के आरोप। इसमें सीधे सीधे पैसे को इधर से उधर करने का आरोप। अब सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार पर यह आरोप होगा तो सरकार उस कार्रवाई में धीमे रहती है, गांधी परिवार पर आरोप होगा तो न्यायालय भी उस मामले में धीमे चलता है, गांधी परिवार पर आरोप होगा तो क्या एजेंसियों को भी वक्त लगता है ये दूरी तय करने में। ये पूरा मसला जो भी अवधेश जी ने भी कहा 2012 से चला आ रहा है, अभी तक इस मसले पर हम परिणति की तरफ नहीं पहुंचे हैं। और अभी अगर ईडी ने आज ये कह दिया है तो हम इसको एक कदम मान सकते हैं, परिणति की तरफ तो नहीं कह सकते। ऐसे गंभीर मामलों में तो गिरफ्तारी हुआ करती है। ईडी ने पहले भी पूछताछ की थी, उसमें क्या हुआ, उस पूछताछ में क्या निकल कर आया। और अब मोतीलाल वोरा जी तो अब रहे नहीं, वो इसके ट्रस्टी भी थे, शेयर होल्डर भी थे और कोषाध्यक्ष भी थे। तो सबसे ज्यादा फर्नांडिस भी नहीं। जी, मैंने कहा मोतीलाल वोरा जी भी नहीं है और ऑस्कर फर्नांडिस जी भी अब नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस पूरे मामले में जिन लोगों से पूछताछ का सबसे, और अभी सवाल यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्या इसमें ऐसे मामले नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी बनती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं और उनके ऊपर कोई भी ऐसा करना उनको सहानुभूति मिल सकती है? क्या इस वजह से जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उस पर कानूनी कार्रवाई, एजेंसियों की कार्रवाई नहीं होती है? लेकिन ये माना जा सकता है कि एक कदम बड़ा ईडी ने चला है। अब हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय भी इस मामले को थोड़ा आगे तेजी से बढ़ाएगा और जो एजेंसियां हैं बिना किसी दबाव के, ये न सोचते हुए कि इनके नाम के आगे गांधी लगाए, इस पर गंभीरता से कार्रवाई करेंगे जिससे जनता का विश्वास बने। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अवधेश जी, जो अभी बात वो कह रहे थे कि गिरफ्तारी तक होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला उस तरह का है जिस तरह से ये मामला चला है, तो आर्थिक झटका तो मुझे लगता है कि जो हमने बात की कि 661 करोड़ रुपए की संपत्ति, उससे ज्यादा ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों के लिए राजनीतिक झटका और राजनीतिक साख का जो सवाल है वो ज्यादा बड़ा सवाल है। देखिए, इस मामले में कांग्रेस का प्रथम परिवार 5 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, मैं जहां तक याद है 6 बार होगा, और सभी बार उनको वापस आना पड़ा है। इसमें गए थे कि भाई इनको मतलब सुनवाई पर पहले रोक लगाने गए तो नहीं, सुनवाई होगी, केवल आपको कोर्ट में अपीयरेंस से आपको मुक्ति दी जाती है क्योंकि उसके कारण सुरक्षा व्यवस्था होगी। दूसरी बार जब गिरफ्तारी की आई तो गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तीसरी बार ये लोग गए थे जब इनकम टैक्स को लेके, जो राहुल गांधी जी का इनकम टैक्स का रिटर्न था 3 वर्षों का, उसमें इसे जो यंग इंडिया लिमिटेड और बाकी का मुनाफा उसमें पैसे दिखाई नहीं गए थे। तो दोनों में अंतर था, जब उन्होंने इनकम टैक्स भरा था और जो बाकी है उसमें अंतर था ये सब शेयर का। तो उसके आधार पर भी लड़ाई हुई कि भाई इनका
इनकम टैक्स इन पर केस नहीं चला सकता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया केस चलेगा, अभी कार्रवाई पर हम केवल रोक लगाते हैं, केस देख के कार्रवाई का ऑर्डर देंगे। उसी प्रकार से जो अभी आई है इस बिल्डिंग के लिए, भी बिल्डिंग का तो ऑर्डर हो गया था बिल्डिंग खाली करने का, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको भी अभी छोड़ते हैं। तो अभी तक जो है ना, ये नहीं है कि इनको कभी राहत मिली है, इस केस में राहत नहीं मिली है, केवल एक दूसरे कारणों से कि गिरफ्तार नहीं हो, इनकम टैक्स पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जांच चलेगी और जांच में आपको पूछताछ में आना पड़ेगा। और ईडी दोनों को बुला के पूछताछ कर चुकी है और उसके कारण कांग्रेस ने विजय चौक पर रूट मार्च भी किया था सैनिकों की तरह, वो हुआ है। जो मैं कह रहा था, इसको देश को जानना जरूरी कि मामला क्या है जो आपने बीच में टोका। मामला वही है कि जब नेशनल हेराल्ड को दिवालिया घोषित किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते से 90 करोड़ रुपया का लोन दिया चलाने के लिए, ठीक, एजेएल को। ठीक है। बाद में पूरा स्वामित्व जो एजेएल के अंदर था वो स्वामित्व ट्रांसफर कर दिया गया यंग इंडिया लिमिटेड को, जो नई कंपनी बनी थी। फिर यंग इंडिया लिमिटेड से 50 लाख रुपया लेकर के कांग्रेस ने इस लोन को माफ कर दिया। और उसके बाद जो आप 2000 करोड़ करे, मुझे लगता है उससे ज्यादा की आज के हिसाब से प्रॉपर्टी है, केवल आईटीओ का ही जाकर देख लीजिए। 2000 करोड़ का आकलन तो उस समय का सर 2000 करोड़ रुपया पर आईटीओ पर कोई जगह वैसी जो है 5 मंजिल बिल्डिंग आपको मिल जाएगी क्या आज के समय में? जरा जाके देखिए ना लोग, 2000 मुंबई के बांद्रा में आपको उपलब्ध है क्या कहने के लिए, लोकेशन पर सब जगह पर, चाहे दिल्ली हो या इसमें क्या है, मतलब ये तो क्लियर कट, मतलब कांग्रेस, मतलब उस नेशनल हेराल्ड को बनाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने अपने शेयर खरीदे थे, उन सारे शेयर धारकों के साथ धोखा देते हुए, और आज उसके 76% प्रॉपर्टी पर अकेले परिवार का कब्जा है। तो ये तो भयानक है। और एक बात और देश को ध्यान रखना, 2015 में ईडी ने इस केस के क्लोजिंग के लिए एप्लीकेशन दे दिया था जी। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर इसको उठाया, सरकार पर की आलोचना की, अपनी ही सरकार को, कि भाई ये मोदी सरकार में क्या हो रहा है। फिर सबका नजर गया, सरकार की भी दृष्टि गई, ये क्या हो गया है। तो दोबारा हाँ, लेकिन कोर्ट में फिर वो कोर्ट के फिर ऑर्डर पर इस केस को खोल के चलाना पड़ा है। ये है सिचुएशन। बिल्कुल, विसिल ब्लोअर भी रहे हैं इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी जी। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो आपने बात कही कि इस मामले में पूछताछ भी हुई थी, हमें अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में किस तरह कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था, एक नैरेटिव बनाया था, दोनों बातें कही जा रही थी। एक तरफ ये कह रहे थे कि सरकार हमें परेशान कर रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि भाई आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, कार्रवाई कहां कर रहे हैं, कार्रवाई तो हमारे ऊपर आप कर ही नहीं रहे, खाली आरोप लगा के लाभ ले रहे हैं, राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, इस तरह की बातें चलती थी। लेकिन आज का जो ईडी का एक्शन है, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है अभी ये परिणति नहीं हुई है, लेकिन आज का जो ईडी का एक्शन है ये एक ठोस कार्रवाई है। क्योंकि जब बात कुर्की तक पहुंच जाती है तो जैसा मैंने कहा कि बात सिर्फ आर्थिक नुकसान की नहीं है, इसमें तो राजनीतिक साख का नुकसान है, इसमें तो राजनीतिक नुकसान है गांधी परिवार का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का और कांग्रेस का। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक साख इस परिवार की कुछ बची हुई जी। अगर कोई राजनीतिक साख जैसी चीज है तो मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि इस परिवार की कोई राजनीतिक साख बची हुई है। और चूंकि साख शब्द पर आपका जोर है, तो साख तो कैसी बची हुई है? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जमानत पर छूटे हुए हैं, तो इसमें साख कहां बची रह गई? फिर अगर आप देश में भी देखें तो देश के लगभग हर हिस्से से एक एक करके रिजेक्ट किए गए। ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में सरकार है, लेकिन उसके अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों से आउट कर दिए गए। इसका मतलब जनता में साख नहीं बची है। अब सवाल ये कि क्या इसके बावजूद कार्रवाई उस गति से हो रही है? और इसको इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो ये माना जा रहा था कि इसमें और तेजी से कार्रवाई होगी। उस तेजी से कार्रवाई नहीं हो पाई। बार बार कांग्रेस पार्टी क्या करती है, बाकायदा धरना प्रदर्शन, काली पट्टी बांध के आना। वो तो खड़गे जी का बड़ा चर्चित हुआ था, वो ऐसी डिबेट में वो वाला चित्र लगा दिया कीजिए, वो अच्छा रहेगा, जो वो काला कपड़ा पहन के आए थे ना, तो बढ़िया दिखता है थोड़ा प्रदर्शन वाला उनका। वहां तक वो जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या देश के लोगों को इस मामले का पूरा सच अभी भी पता चलता है? उन्होंने बेच दी, उन्होंने संपत्ति का दुरुपयोग किया, जो पैसा था उसको कहां से कहां फंड में ले गए, उसका पार्टी फंड में इस्तेमाल हुआ क्या? ये सारे मसले हैं, लेकिन मूल मसला है कि क्या एक राजनीतिक दल इस देश की संपत्तियों को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और वो राजनीतिक दल मुश्किल से 2 या 3 लोगों के परिवार के हित के लिए काम कर रहा था। पैसे एक जगह
जगह से दूसरी जगह गए तो वो कहां गायब हुए। और ठीक है। चुनाव के वक्त खूब हल्ला हुआ था, राहुल गांधी ने कहा कि अरे अब तो इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, हम करें क्या, चुनाव कहां से लड़े। तब सामने आया था कि इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल में मामला है, आप पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सब आया। यानी गांधी परिवार, कांग्रेस एज ए पार्टी, ये देश के सभी कानूनों का लगातार उल्लंघन करते रहे। इनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, इसलिए आज ये जो ईडी की जब्ती की कार्रवाई है उस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मामले की और परतें खोलूंगा आपके साथ भी और अवधेश सर के साथ भी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप दोनों बने रहिएगा, ब्रेक के बाद लौट करके इस मामले की कुछ और परतों को खोलेंगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ, उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है, हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बड़ी खबर पर बात कर रहे हैं और वो बड़ी खबर है कि जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। अवधेश जी, जो अभी खासतौर पर वक्फ कानून को लेकर चर्चा में है और एक शब्द बड़ा चर्चा में है कि खुर्द बुर्द, यानी संपत्ति को बिल्कुल खुर्द बुर्द कर देना। तो मुझे तो इसमें एक सिमिलरिटी लग रही है, जो बातें खुल करके आ रही हैं कि कांग्रेस के तरफ से, पार्टी के तरफ से और कुछ लोगों के तरफ से, जिसमें सोनिया गांधी जी का नाम आ रहा है, राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है, कि ये कहीं ना कहीं संपत्ति को खुर्द बुर्द करने की कोशिश है। और इसमें इंटरनेशनल पोस्टर बॉय जो कांग्रेस के हैं, सैम पित्रोदा जी, उनका भी नाम आ रहा है। नहीं तो वो भी तो शेयर धारक है ना। मोतीलाल वोरा उनके साथ वो है, सुमन दुबे हैं, वो सब इसमें शेयर धारक है। सबने मिल, देखिए एक परिवार ने जो राष्ट्र की संपत्ति थी, कांग्रेस आजादी के पहले जब ये बना था, मेरे का 1933 के आसपास, मुझे जहां तक याद आ रहा है, नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी। तो उस समय वो आजादी की लड़ाई का एक मंच था जी, हिंदी में नवजीवन और कौमी आवाज। उस समय वो न तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी थी, उसमें लोगों ने तो, अभी प्रशांत भूषण जी जो हैं, इनके परदादा का भी उसमें शेयर था, जो मार्कंडे काटजू साहब जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उनके पिताजी का वही। नहीं, लोगों ने तो कहा कि भाई हमारा शेयर सोनिया गांधी कैसे डकार गई है, हमारा भी तो उसमें शेयर है। कई लोगों ने आवाज उठाए थे। बिल्कुल। तो आप, वो एक आजादी की लड़ाई का था, बाद में वो कांग्रेस का केवल मुखपत्र बनकर रह गया था जी। तो कांग्रेस का मुखपत्र, मुझे ये तो आप देखिए, इस देश में आप साख की बात करें, हर्षवर्धन जी ने कहा साख है कहाँ, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जरा सोचिए ना, एक परिवार जो नैतिकता का दावा करता है, कांग्रेस के जो बड़े, पहले तो वो देश की प्रॉपर्टी थी जी, देश से वो कांग्रेस की होगी, कांग्रेस का मतलब देश, कांग्रेस का देश। उसके बाद 76% शेयर जो है माता और एक परिवार, माता और पुत्र के हाथ में आ जाता है। और जो 24% बांटते भी है, वो अपने लोगों के बीच ही बांट देते हैं कि कोषाध्यक्ष से कर दो कि बाकी रहे। ये भयानक है। मतलब आप सोचिए, सामने 2012 का केस है सर, 2025 होने जा रहा है, एक फैसला इस पर अभी तक नहीं आया। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, बहुत बातें होती हैं मीडिया को लेकर, मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, जैसा कि अवधेश जी अभी बता रहे थे, कि स्थापना से लेकर अभी तक के अंजाम को अगर देखा जाए तो ये तो अपने आप में एक केस ऑफ स्टडी है, नेशनल हेराल्ड। फिर उसके बाद उस पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा, फिर उसकी संपत्तियों को खुर्द बुर्द कर देना, ये अपने आप में केस ऑफ स्टडी है।
नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, ये तो देश के लगभग हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। कई बार हम राहुल गांधी जी के हवाले से वो आता है ना कि आलू से सोना कैसे बनेगा, उसको कितना सही है कितना गलत है, उसका फैक्ट चेक होता रहता है, तो वो ठीक है, वो अलग बात है, वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन 50 लाख से 2000 करोड़ बनाना, ये तो आलू से सोना बनाने जैसा ही हुआ ना। मतलब 50 लाख रुपए में अगर आपको 2000 करोड़ की संपत्ति मिल जाए तो ये तो वही स्थिति हुई। और जिनको नहीं ध्यान में उनको मैं याद दिलाऊं, ये जब मामला पूछताछ तक चला गया, बीच में गिरफ्तारी की तलवार लटकी, तब जाकर नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और उर्दू वाला अखबार है, कौमी आवाज शुरू किया गया। और उसमें कुछ ऐसे लोग जो गांधी परिवार के साथ मिलकर सत्ता भोगी पत्रकार रहे, उनको वहां स्थापित किया गया। यानी उसके पहले जिस काम के लिए जो अखबार था, वो अखबार भी उस तरह से नहीं चलता था। मतलब कम से कम आप वो जिस काम के लिए था उस काम को तो करते रहते। यहां कई तरह के, और सवाल ये भी है कि उसको क्या दिखाया जाता रहा, उसकी कितनी कॉपी का दिखाया जाता रहा, वो कॉपी छपती रही कि नहीं, प्रिंट ऑर्डर जो था उसके लिए पेपर, मतलब बहुत सी चीजें हैं। उस तरफ तो अभी तक जांच गई ही नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, गांधी परिवार अपने आप को इस देश के कानून से ऊपर मानता है, उसका यह बहुत बड़ा उदाहरण। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। और जो कार्रवाई है, सब लोग उम्मीद ये करते हैं कि इसमें कार्रवाई भी एक उदाहरण ही बनना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी जुड़ने के लिए, अवधेश जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस के मामले में डेवलपमेंट की ईडी ने कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।